हेलो एवरीवन। 8th क्लास का जो फर्स्ट लेसन था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसके अंदर हमने कुछ पढ़ लिया था। जो पद्धतियाँ चल रही थी कि मिट्टी तैयार करना ये हो गया था, बुआई करना हो गया था, खाद और उर्वरक देना हो गया था। तो आज हम पढ़ेंगे सिंचाई। सिंचाई से पहले वो खाद के जो महत्व है वो हमने अंतर पढ़ लिए थे, उसके जो महत्व है वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उर्वरक एवं खाद हो गया था कि जो अंतर थे वो हो गए थे। उसके बाद है खाद से हमारे को क्या क्या लाभ होता है कि दैनिक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। जो खाद होती है वो उर्वरक से अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। जल धारण क्षमता से मतलब है कि जो जल ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो जल धारण क्षमता है, कि मिट्टी की जो जल धारण क्षमता उसमें वृद्धि होगी। यदि जल धारण क्षमता में कमी है तो इसका मतलब हुआ कि जो नमी है वो मिट्टी के अंदर अधिक समय तक नहीं रह सकती। यदि जल धारण क्षमता अधिक है तो मिट्टी में जो नमी है वो अधिक समय तक बनी रहती है और जिससे पौधे आसानी रूप से अधिक लंबे समय तक रह सकते हैं। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। जब खाद डालेंगे तो मिट्टी क्या हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी, सरंध्र रंध्र के साथ हो जाएगी। जब रंध्र से मतलब है कि छोटे छोटे छेद हो जाएंगे उसके अंदर, इस प्रकार से। तो जब छेद होंगे तो इसके छेदों के माध्यम से जो गैसों का विनिमय वो आसानी से हो जाए। विनिमय से मतलब है कि आदान प्रदान। तीसरा है इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। मित्र जीवाणु से मतलब है कि जो जीवाणु भूमि को मुलायम या पोला करने के काम में आते हैं, जिस प्रकार से केंचुआ है। केंचुआ की सहायता से केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी को मुलायम करता है, जिससे जो पौधे की जड़ें होती है वो गहराई तक चली जा सकती है। अगला पॉइंट है इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। मिट्टी का जो गठन है वो इस खाद से सुधर जाता है। ये कुछ पॉइंट थे, ध्यान में रखना। इसके बाद जो शुरू होता है वो सिंचाई। सिंचाई से मतलब है कि पौधों की बुआई कर दी, खाद और उर्वरक दे दिया, तो उसको क्या करना है, सिंचाई देनी है, पानी देना है। तो जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, कि जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्तन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। पौधों की जड़ों द्वारा क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। पौधों में कितना प्रतिशत जल होता है, 90% जल होता है। ये ध्यान में रखना कि पौधों में कितने प्रतिशत जल होता है, तो क्या लिखोगे, 90%। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। कि जल आवश्यक है क्योंकि जो बीजों का जो अंकुरण है वो शुष्क, मतलब कि सूखी हुई मिट्टी के अंदर अंकुरण नहीं हो सकता, उग नहीं सकते। तो इसलिए सिंचाई बहुत ही आवश्यक है। फिर है जल में घुले पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। कि जल में जो भी पोषक तत्व घुल जाता है उसका प्रत्येक भाग में स्थानांतरण जल के माध्यम से होता है। कि जल ही प्रत्येक भाग में पहुंचता है। जल जब प्रत्येक भाग में पहुंचेगा तो इसका मतलब है कि पोषक तत्व भी प्रत्येक भाग में जाएंगे। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। कौन? जल। जल एक ऐसा पदार्थ है जो तापक्रम को नियंत्रित करता है। मतलब कि पाले एवं गर्म हवा से सुरक्षा प्रदान कौन करेगा? जल ही करेगा। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। तो सिंचाई किसे कहते हैं? निश्चित अंतराल पर
खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्योंकि गर्मी में जो पौधे की जल धारण क्षमता है वो शुष्क रहती है, इसलिए पौधे को अधिक पानी देने की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों है ये बता ही चुके हैं कि गर्मी के अंदर वाष्पोत्सर्जन मतलब कि वाष्प बनकर अधिक उड़ता है। तो कौन सी क्रिया? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, ये शब्द ध्यान में रखना कि गर्मियों में वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, जिसके कारण वाष्प बनकर जल अधिक उड़ता है, इसलिए पौधे को गर्मियों में जल की अधिक आवश्यकता होती है। क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? हाँ, हो सकता है। फिर है सिंचाई के स्रोत, कि सिंचाई करने के लिए हमारे को आजकल जो कौन कौन से स्रोत काम में लिए जाते हैं, जैसे कुएं हैं, कुएं के द्वारा सिंचाई की जाती है, आप सभी जानते हो। न जलकूप के द्वारा की जाती है, तालाब एवं झील के द्वारा पहले होती थी। आजकल नदियों के द्वारा, बांध के द्वारा, नहर के द्वारा इत्यादि सिंचाई के स्रोत है। तो आगे इसके बारे में पढ़ेंगे इसका विस्तार से। ये है मोट। मोट से मतलब है कि कुएं के से कुछ ऐसा पात्र बांध दिया जाता है, उससे गहराई से जल निकाला जाता है और उसको पौधों को बाहर दिया जाता है। ये बहुत कठिन परिश्रम था। फिर है चेन पंप। चेन पंप इस प्रकार का है, तो उसके जो चक्कर होता था उसी के सहारे उसको बांध दिया जाता था और रस्सी के द्वारा। किसको? जो पात्र था, बर्तन था, इस बर्तन से जब वो नीचे जाता था बर्तन, वो भर के आ जाता था, जिस प्रकार से इसमें दिखाया गया है। इसके चारों तरफ ये लिपटा हुआ है, तो जैसे ये बाहर आता तो भर के आता और फिर ये बाहर गिर जाता था। ढेकली। ढेकली एक ऐसा उपकरण है, इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से एक लकड़ी नुमा भारी लकड़ी, एक साइड में इसके पत्थर जो उसको ऊपर की तरफ रखते थे। अब जब हम इसको ऊपर उठाएंगे तो ये बाल्टी क्या जाएगी? नीचे की तरफ जाएगी। तो बाल्टी जब नीचे की तरफ जाएगी तो ये भर के आएगी, और अब जब हम छोड़ देंगे तो इधर बाहर ज़्यादा होने के कारण ये अपने आप ऊपर आ जाएगा। ऊपर आने के बाद हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये था ढेकली का सिस्टम। तो ये है बर्मा। जिस प्रकार से पुराने, आजकल तो ये आधुनिक हो गया, ट्रैक्टर के माध्यम से इसको घुमाया जाने लग गया। पहले बैल के माध्यम से या ऊंट के माध्यम से इसको घुमाया जाता था। ये बैल को इसके द्वारा बांध के एक चैनल के माध्यम से इसको, इसका जो संपर्क था वो इसके माध्यम से था। जब इसको घुमाते तो ये भी घूमता और जो पानी था उसको ऊपर की तरफ गिराने के काम में लिया जाता था। आजकल भी जो किया जाता है वो यही होता है, रहट जिसको बोलते हैं। समझ में आ गया होगा? ढेकली, चेन पंप और रहट। ये हो गया आपके रहट। तो जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। कि जो पुराने समय में था कि इन सभी चीज़ों की नहीं पता था, आधुनिक नहीं थे, तो डीजल की मतलब कि कम उपयोग किया जाता था। बायोगैस, आजकल तो इन सभी का उपयोग के द्वारा इन सभी उपकरणों को यूज़ कम होने लग गया, जो ऊपर बताए गए हैं। तो आजकल क्या होता है कि ट्रैक्टर के माध्यम से जो विद्युत या सौर ऊर्जा के माध्यम से मोटर लगा दी जाती है और मोटर के माध्यम से, पाइपों के माध्यम से जल को बाहर निकाला जाता था। आजकल वो जो अब ये ढेकली, चेन पंप और रहट का ये सिस्टम नहीं रहा। तो इसके बाद आगे सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, कि आजकल कौन सी विधि काम में ली जा रही है। तो आपको पहले तो छिड़काव तंत्र से मतलब है कि पौधों को पौधों के ऊपर पानी का छिड़काव करना। जिस प्रकार से इसमें दिया, एक डायग्राम के माध्यम से समझाया गया कि एक मोटर लगाती है, मोटर से पाइप का संपर्क सीधा डायरेक्ट रूप से पानी के संपर्क है,
जब हम इसको ऑन करेंगे तो पानी बाहर आएगा। ये की जाती है असमतल भूमि, मतलब कि जहाँ पे भूमि समतल नहीं है वहाँ पे छिड़काव तंत्र यूज़ किया जाता है। तो मतलब कि जहाँ जहाँ पे पाइप अपने छिड़कने के लिए लगी है, जिस प्रकार से ये पाइप लगा दी गई ऊपर वाली सतह पर, ये फिर इससे ऊपर वाली सतह पर ये इस प्रकार से लगा देंगे। तो ये पाइप के माध्यम से ये फुहारा सिस्टम, मतलब कि फुहारा सिस्टम जिसको बोल सकते हैं, छिड़काव तंत्र, मतलब कि पौधों के ऊपर जल का फुहारा के द्वारा इसको गिराना। एक नोज़ल लगा दी जाती है, इसकी सहायता से यह आसानी रूप से जल गिरता रहता है। ड्रिप सिस्टम होता है। ड्रिप सिस्टम, ड्रिप तंत्र एक पौधों की जड़ों में काम करता है। जो फुहारा होता है वो तो पौधों के ऊपर की तरफ गिराया जाता है, और ड्रिप जो सिस्टम होता है पौधों की जड़ों में लगाया जाता है। तो आप सभी समझ गए होंगे। पहले तो इसमें अंतर समझना है कि छिड़काव तंत्र और ड्रिप सिस्टम होता क्या है। आज इसके चित्र के बारे में समझा है, तो कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वर्णन पढ़ेंगे, तो थोड़ा ध्यान में रखना। आधुनिक विधियों के दो हैं, कौन कौन सी? छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।